तो स्वागत है आपका हमारे एनसीईआरटी सीरीज के चैप्टर 2 के पार्ट 2 में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जंतुओं के समूह को कैसे बनाएं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हम पेड़ पौधे के समूह को कैसे बना सकते हैं, उनको समूह बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, किस किस टाइप से हम उनके समूह बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के तुरंत बाद जाके पिछली वीडियो मेरी पार्ट 1 इसका देख लीजिएगा, क्योंकि चीज़ों को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको जंतुओं का समूह कैसे बनाएं। पौधों की भांति जंतुओं भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं को समूह को कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए इनमें कुछ हम विस्तार करें। दोस्तों हमने क्रियाकलाप जो 2.3 है उसमें कुछ सीखा था कि किन किन आधार पर हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। तो दोस्तों उसी के आधार पर हम नीचे चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कुछ क्रियाकलाप से कि आप कैसे समूह बना सकते हैं। दोस्तों आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया था, जैसे कुछ तेज चलने वाले जंतु, कुछ धीरे धीरे चलने वाले जंतु या फिर कुछ दौड़ने वाले जंतु, इस प्रकार के। आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार के स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए एवं अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आइए आपको कुछ फिगर दिखाते हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन से जंतु किस प्रकार गति करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ पक्षी दिखाए गए हैं। पक्षी दोस्तों उनके लिए पंख जरूरी है, वो उसी से उड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ केचुए दिखाए गए हैं, आपको कुछ चींटी, गाय, खरगोश, कछुआ, आपको सांप, बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे अनेक प्रकार के जंतु दिखाए गए हैं। दोस्तों इनको आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन किस चीज़ से चलता है या फिर उसकी गति किस प्रकार की है। वो तेज चलता है, धीरे चलता है, वो उड़ता है, वो रेंगता है, कैसे करता है, वो सब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे भी काफ़ी आनंद आएगा। दोस्तों यहाँ पे एक मछली भी दिखाया गया है। मछली का भी गति दोस्तों अगर जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मछली गति कैसे करती है, उसको गति करने के लिए मछली को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। दोस्तों नीचे में तालिका 2.5 दी गई है, उसको सूचीबद्ध करना है कि कौन से जंतु किस प्रकार से गति करते हैं, जिनमें गति के लिए कौन से अंग आवश्यक हैं, उनको तालिका में ऐसे एक तालिका बना के उसमें आपको सूचीबद्ध करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें और उनके चलने का उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम भी बताएं। तालिका 2 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक तालिका दी गई है जिसमें आपको क्रम संख्या दिया गया, जंतु का नाम, गति का प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर चींटी है तो दोस्तों चींटी का गति का प्रकार क्या है, तो इसका मिनिमम ऐसे कोई प्रकार है नहीं, तो इसको डैश कर दीजिए। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो ये किस चीज़ से गति करती है, तो इसके लिए टांग चाहिए। अगर चींटी की टांग नहीं होगी तो दोस्तों गति नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे बकरी आपको दिखाया गया है। बकरी कैसे चलती है, तो वो चलती भी है नॉर्मल और कूदती भी है। दोस्तों अगर आपने बकरी का छोटा बच्चा देखा होगा तो बहुत ज़्यादा कूदता है बकरी का बच्चा। ठीक है, इसको भी चलने के लिए टांगे की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसमें भी टांग। ठीक है, कबूतर अब आ गया दोस्तों। कबूतर क्या करता है, तो वो चलता भी है दोस्तों, उड़ता भी है। ठीक है, तो चलने के लिए उसको क्या चाहिए, पैर, और उड़ने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, पंख। तो कबूतर जो है गति के लिए प्रयुक्त अंग क्या क्या हुए, पैर और पंख। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अगला मक्खी है। मक्खी भी दोस्तों चलती भी है और उड़ते भी है, इसके लिए भी क्या चाहिए, पैर और पंख। मछली दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया था, जिन जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताया होगा आंसर, उनको दोस्तों काफ़ी बधाई। और आपको जिनको नहीं पता वो यहाँ से देख लीजिए, उनको दोस्तों पंख की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर आप मछली को देखेंगे तो दोस्तों उसके साइड में ऐसे ऐसे पंख निकले होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, और पीछे में एक पूंछ भी दोस्तों बना होता है, तो उसके लिए पानी में गति करने के लिए इन पंखों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो मछली किससे गति करती है, पंख से। दोस्तों तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग होते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों का आधार पर जंतुओं को पहचाना। ठीक है, हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन जंतु की आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो चलने और उनकी गति के प्रकार से ही हम उनको अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। दोस्तों किसी जंतु का आकार बड़ा है, किसी जंतु का आकार छोटा है, उस हिसाब से भी हम जंतुओं को बांट सकते हैं। यहीं पे कहने का इसका यही मतलब है।
इसमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं का समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही जंतुओं का समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले देखा था कि हमें समूह बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। ऐसे भी तो दोस्तों जंतु है, लेकिन उनको समझने के लिए हमें आसानी हो, उनको इस विविधताओं को समझने के लिए दोस्तों, इसलिए समूह बनाना आसानी है। हम अपने लिए ही वो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई चीज़ जानने में आसानी हो, इसलिए समूह बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। यहाँ पे दोस्तों ये टॉपिक आपको भर भर के पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आप 6 क्लास में भी हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, 1 लीनियर क्वेश्चन में। इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक वैज्ञानिक का हम परिचय यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इनका नाम है जानकी अम्माल, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1897 में और मृत्यु 1984 में। एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्हें भारत के पौधों के समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन एवं संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने सैटेलाइट वैली बचाओ, ठीक है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट वैली बचाओ किससे संबंधित है, अगर आ गया तो आपको मारना है क्या, जानकी अम्माल, ठीक है। आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, प्रमुख रूप से उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। इनका दोस्तों यहाँ पे फोटो देख सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया साइलेंट वैली बचाओ किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपको जानकी अम्माल। अगर दोस्तों पूछ दिया कि ये किस लिए किया था, तो दोस्तों यहाँ पे वनस्पति सर्वेक्षण के लिए, ठीक है, वनस्पति को बचाने के लिए दोस्तों ये किया था। आइए दोस्तों एक नज़र डालते हैं इस पे कि साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन क्या था और कैसे इसकी शुरुआत हुई। यह दोस्तों केरल में पलाक्कड़ जनपद में एक जंगल की वास्तविक कहानी है दोस्तों। ये एकदम ट्रू स्टोरी है जो इंस्पायरिंग है। आइए इसको समझते हैं। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है, आर्द्र सदाबहार वन जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाया गया एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे, ठीक है। संघर्ष कुत्तीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंतिम में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभवतः उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली आंदोलन को बचाने में सफल रहा। दोस्तों साइलेंट वैली बोलते ही केरल के जो मालाबार तट पे पाया जाता है, उस पे पेड़ पौधे बहुत अनेक प्रकार के जैव विविधता पाए जाते हैं, उसी को पूरा को साइलेंट वैली कहा जाता है। इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया, साइलेंट वैली आंदोलन। ये दोस्तों हमारे अगर जियोग्राफिकल कंडीशन में देखा जाए तो काफ़ी हेल्प करता है दोस्तों, आर्द्र सदाबहार वन और हमारे जो है विविधता जो है, अनेक प्रकार की विविधता उसमें जीव जंतु पेड़ पौधे, उनको दोस्तों संरक्षित करता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, ठीक है। आइए दोस्तों अब 2.3 भाग में देखते हैं। यहाँ पे विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु, ठीक है। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान, जो दोस्तों हमने शुरू में प्रकृति की सैर चालू की थी, अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कोई पानी में है, कोई आकाश में है, कोई धरती पे है, कोई जंगल में है, कोई पालतू है, ऐसा, ठीक है। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया दोस्तों। हमने देखा वो कैसे गति करते हैं, कोई चलता है, कोई कूदता है, कोई फांदता है, कोई रेंगता है, ठीक है। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है दोस्तों? आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या जो दोस्तों गति करते हैं जंतु, उनके परिवेश पर वो निर्भर चीज करता है या नहीं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम मछली और बकरी को लेते हैं, ठीक है। मछली जल में रहती है, जल में गति करने के लिए इनके पास धारा रहित शरीर और पंख होते हैं। चित्र 2.8 के क में हमने आपको दिखाया मछली का चित्र। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी जंतु का शरीर है तो उसके परिवेश के हिसाब से ही होगा, वो उस परिवेश में फिट बैठ सके, वो उस परिवेश में अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, उस हिसाब से आपको देखिएगा तो विभिन्न समानताएं मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों आप देख लीजिए एक बार फिर से, ये जो मछली के पंख है यही दोस्तों इनको सहायता करता है चलने में पानी में। और देखिए दोस्तों इनका जो शरीर है वो कैसे धारा रहित है दोस्तों। अगर मान के चलिए इनका शरीर ऐसे रहता तो ये थोड़ा सा इनको मुश्किल प्रदान करता। और यही दोस्तों बकरी है, बकरी मान के चलिए दोस्तों ऐसे ऐसे घास भी बहुत सारे बने हुए हैं, तो ये चल सकती है आराम से, इसको कोई असुविधा नहीं होगी और ये चल सकती है। आइए दोस्तों क्रियाकलाप 2.10 में देखते हैं कि क्या दिया गया है, ठीक है। तालिका 2.6 को देखें और श्यामपट पर उसके जैसी तालिकाएं बनाएं। जैसे दोस्तों मैंने बताया था आपको एक ऐसी तालिका बनाने को बोल रहा है, आप अपने कॉपी पे बना लीजिएगा। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाइए जिन्हें आप या आपके सहपाठियों की तालिका में दिए गए स्थानों पर देखा है अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। जैसे दोस्तों आप अगल बगल घूम रहे हैं, आपको गाय दिख गई, आपको हाथी दिख गया, आपको ऊँट दिख गया, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों को आपको लिखना है और उनकी गति किस प्रकार की है, वो किससे चलते हैं, वो सब लिख के आपको और जानकारी अपनी बढ़ानी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तालिका 2.6 में दिखाया गया है विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले जंतु और पौधे। यहाँ पे दोस्तों मरुस्थल में क्या क्या पाया जाता है, ऊँट और भी चीज़ें पाई जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कौन कैसा, तो देवदार का वृक्ष ज़्यादा पाया जाता है।
महासागर में मछली पाई जाएगी, जंगल में क्या पाया जाएगा, शेर। दोस्तों बहुत सारे जानवर और पाए जाएंगे, इसमें आपको लिखना है और क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मरुस्थल है, अब मरुस्थल में तो मछली तो नहीं मिलेगी, वही दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है। पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों आपको ज़्यादा सदाबहार वन हो गया या फिर देवदार के वृक्ष ऐसे मिलेंगे। महासागर में आपको दोस्तों मछली, कछुआ और भी बहुत सारे प्रकार की मछलियाँ, स्टारफिश, ऑक्टोपस, ये सब मिलेंगे। जंगल में भी दोस्तों आपको खरगोश, शेर, बाघ, चीता सब मिलेंगे, वही दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है कि कहाँ पे किस परिवेश। यही तो दोस्तों हमारा परिवेश हुआ कि किस परिवेश में किस प्रकार के वन या फिर किस प्रकार के पौधे या फिर किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, वही तालिका बनाना है आपको। यहाँ पे दोस्तों आपको मरुस्थल के कुछ दोस्तों यहाँ पे दिखाए गए हैं पौधे कैसे होते हैं, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपने क्या अवलोकन है, ठीक है। आपने अवलोकनों को सहपाठियों के साथ चर्चा करें, ये कोई ठीक है, कर लीजिएगा आप चर्चा। तालिका 2.6 में आपने देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं से भिन्न है। बिल्कुल दोस्तों, जो मरुस्थल में पाया जाता है वो उसका आकृति, उसका आकार, उसका चलने का तरीका अलग होगा। जो महासागर में पाया जाता है उसका आकार, आकृति, चलने का तरीका अलग होगा। अब आइए आगे। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान की मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी पौधों को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार, ठीक है, ये देखिए दोस्तों आपका क्या हुआ, देवदार का वृक्ष। और ये दोस्तों हमने जो देखा ये आपको क्या हुआ, नागफनी का पौधा। साथ ही यह भी बताया कि वृक्ष शंक्वाकार होते हैं। इनका आकृति जो है पहाड़ी क्षेत्र में शंक्वाकार, जिसमें बर्फ गिरता है, इसलिए होता है क्योंकि बर्फ गिरे तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाए। दोस्तों परिवेश पे बहुत सारा चीज़ मैंने जैसा कि बताया, बहुत चीज़ डिपेंड करता है, वो उस परिवेश के हिसाब से अपने आकार को, अपने आकृति को भी वो चीज़ सेट किया रहता है। और इनकी लचीली शाखाएं झुकी हुई होती हैं। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जी दोस्तों बिल्कुल भिन्न है। इसमें देखिए आप कितनी पत्तियां हैं, इसमें देखिए आपको एक भी पत्ती नहीं देखने को मिलेगी। इसका दोस्तों देखिए आकार कितना बढ़िया है, सुंदर है, ऐसा त्रिभुज जैसा है, और इसका आकार दोस्तों छोटा छोटा झाड़ी जैसा है, ठीक है। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऐसा क्यों होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो मैंने आपको बता दिया पहले ही, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया होगा इसको फिर से देखिए, इसको समझिए कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जल उपलब्ध होता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं, इसलिए आपको इन क्षेत्रों में पौधे, जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंडी वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे मांसल तने और जल को संग्रहित कर सकते हैं और उनकी स्थानों को गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। दोस्तों इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आप मरुस्थलीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के जीव जंतु इस प्रकार से ढले होते हैं कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी वो सह सकते हैं और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी को भी वो झेल सकते हैं। और जो पौधे हैं, पौधे जो है दोस्तों उसमें ज़्यादातर कांटे होते हैं, जिससे कि वो पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख सके, ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो, इसलिए उनमें पत्तियाँ बहुत कम होती है। दोस्तों परिवेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। दोस्तों हम जिस परिवेश में रहते हैं उसमें भी देखिए कि हम अपने परिवेश को अपने अनुसार, हम अपने परिवेश के अनुसार अपने आप को ढालते जाते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है। ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है। जैसा कि मैंने दोस्तों शुरू में बताया, ऐसा वृक्ष होगा तो इस पर दोस्तों बर्फ गिरने से ये साइड से होकर आ जाएगी। मान के चलिए अगर दोस्तों ऐसा वृक्ष हुआ कुछ, ठीक है, तो इस पर बहुत सारे अगर बर्फ के मतलब रह जाते हैं ओले, तो दोस्तों ये पत्ती जो है बहुत ज़्यादा डेड हो जाएगी, जल्दी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, ठीक है, आसानी से फिसल जाते हैं। देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति नीचे झुकी हुई होती है, ठीक है, शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों को जैव विविधता भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग क्यों होती है। दोस्तों आपको मैंने जैसा कि पहले भी बता दिया था कि शंक्वाकार आकृति क्यों है, मरुस्थल में पत्तियां वाले ज़्यादा झाड़ी क्यों नहीं मिलते हैं। दोस्तों यही सब कारण है कि उनको सर्वाइव करने के लिए उस प्रकार का आकृति चाहिए, उस प्रकार की उनकी गति चाहिए। जैसे दोस्तों ऊँट हो गया, तो ऊँट बहुत ज़्यादा गर्मी भी झेल सकता है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी झेल सकता है, ठीक है। राजस्थान के गर्म क्षेत्र में ऊँट और लद्दाख के ठंडे क्षेत्रों के लिए ऊँट दिखाए गए हैं। इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है, उन अंतरों को कारण ऊँटों से क्या लाभ होता है। ये दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार के ऊँट भी हम देखें, एक जो राजस्थान में पाया जाता है, एक जो लद्दाख में पाया जाता है। दोस्तों ये देखिए राजस्थान का जो ऊँट है और ये दोस्तों लद्दाख का। इसमें दोस्तों आपको एक मेन अंतर क्या दिखाई देगा, इनके दोस्तों ये जो देखिए यहाँ पे जो बाल है, यहाँ पे दोस्तों बहुत कम है राजस्थान वाले में। अगर बाल ज़्यादा होगा तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इनमें दोस्तों आप देख सकते हैं इनके यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा है। बाल ज़्यादा होने से दोस्तों क्या है, इनको जो है लद्दाख में हमेशा ठंडे प्रदेश में रहना है, तो ये दोस्तों क्या करते हैं, अपने जो है शरीर को गर्म रखते हैं इन्हीं बालों की वजह से। और दोस्तों इन पे उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये गर्मी और ठंडी दोनों झेल लेते हैं, ठीक है। बाकी खुर तो दोनों में है, जो चलने में उनकी सहायता करता है, उनका खुर चौड़ा होता है, जो रेत पे हो या फिर बर्फ़ पे चलने में सहायता करता है। आइए वही बताता है। गर्म मरुस्थल में
ऊँटों के पैर लंबे होते हैं, ठीक है, जिनमें चौड़े खुर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊँट लंबे पैर और चौड़े खुर वाले रेतीले मरुस्थल में रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। जैसा मैंने बताया कि दोस्तों रेत में चौड़ा अगर पैर रहेगा तो उनको चलने में आसानी होगी, लंबा पैर रहेगा तो चलने में आसानी होगी। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थलों के ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म स्थलों ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। दोस्तों ये छोटे पैर उन्हें ठंडी पहाड़ी में मरुस्थल क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता है। दोस्तों बिल्कुल सही है, मरुस्थल में कहाँ ही भोजन मिलेगा। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन को संचित करता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊँट का जो है कुबड़ होता है, कुबड़ जो दोस्तों यहाँ पे निकला हुआ होता है, ये दोस्तों कुबड़ है, इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भोजन वो संग्रहित करके रखता है। गर्म मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँटों में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायक होता है। ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँटों में 2 कुबड़ होता है। जैसा दोस्तों आपको यहाँ पे मैं फिगर में दिखा दूँ, इसमें एक कुबड़ आपको दिख रहा है, इसमें आपको 2-2 कुबड़ दिख रहे हैं, उसी कुबड़ की बात कर रहा है। इसी में दोस्तों वो भोजन संग्रहित करके रखते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत दिनों में छोटे हो जाते हैं। दोस्तों देखिए कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पे टॉपिक है। ये दोनों कुबड़ दोस्तों सर्दियों के दिनों में छोटे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है और उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। दोस्तों ये कहने का यही मतलब है कि उस दोनों कुबड़ में जो भोजन है वो अगर ज़्यादा ठंडी है तो ऊँट उसी भोजन को यूज करता है, जिससे उनकी आकृति छोटी हो जाती है। उनके सिर से लेकर गर्दन तक निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया, जो लद्दाख में बर्फीले मौसमों में उनके जीवित रहने में सहायता करते हैं। मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रहने में कौन सी विशेषताएं सहायक हो सकती है, आपको भी ये बताना है। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, उनका गोबर सूखा होता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता। चूंकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी त्याग नहीं करते, इसलिए बिना जल पिए भी वो कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ऊँट जो है बहुत कम मूत्र विसर्जन करते हैं और अपने शरीर से जो है पसीना उनके बहुत कम आता है, क्योंकि उन्हें दोस्तों मरुस्थल में बहुत ज़्यादा जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है और वो दोस्तों अपने अंदर काफ़ी सारा जल एकत्रित भी करके रखते हैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादा पानी का त्याग नहीं करते हैं। वे कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के 16 के वन में देखा था कि खूबसूरत लाल फूलों वाली बुरांस बुरांस दोस्तों के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं से जीवित रह सकें। जी दोस्तों, अगर बड़ा पत्ता रहेगा तो तेज हवा आने से वो टूट सकता है, इसलिए जो बुरांस का पौधा है दोस्तों उसमें क्या है, छोटी पत्तियां हैं, तो वो पहाड़ पे है, उसको सर्वाइव करने के लिए छोटी पत्तियां नहीं रहेंगी तो दोस्तों वो टूट जाएगा, वो सर्वाइव वहाँ पे नहीं कर पाएगा उस परिवेश में। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने आसपास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे हैं, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 2 केस हो गया। एक बोल रहे हैं कि मैंने छोटे पौधे देखे जिनमें छोटी छोटी पत्तियां हैं, और दोस्तों एक ने देखा कि यहाँ पे पौधे तो बहुत बड़े हैं लेकिन पत्तियां फिर भी छोटी है। वो अपने परिवेश के अनुसार अपने आप को चीज़ें एडजस्ट करते रहते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया, कोई भी हो दोस्तों अपने परिवेश के अनुसार अपने आप को कोशिश करता है ढालने का। यहाँ पे आपको बुरांस के पौधे दिखाए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं फिगर में। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि सबसे बड़ी मछली व्हेल है और वहाँ पे रंगीन मछली भी उसे दिख गई। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों को धारा रेखित शरीर उन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। जैसा दोस्तों हमने ऊपर भी पढ़ लिया कि मछलियों का धारा रेखित शरीर उनको तैरने में और आसानी प्रदान करता है। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं को अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है जो उन्हें जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधे और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जैसे मान के चलिए मैंने क्या बताया, देखिए दोस्तों अनुकूलन क्या है, हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। जैसा मान के चलिए कोई पहाड़ पे पौधा है तो उसकी पत्तियां छोटी है, कोई मरुस्थल में है तो उसमें पत्तियां ही नहीं है, या फिर कोई जो पहाड़ पे है तो उसका आकार शंकु जैसा है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, जो पौधों और जंतुओं की किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है उन्हीं ही अनुकूलन कहा जाता है। दोस्तों परिस्थिति के धीरे धीरे अनुसार वो अपने आप को वहाँ पे ढाल लेता है जीवित रहने के लिए। देवदार के पेड़ का आकार, बुरांस की ऊंचाई ऐसे अनुकूल है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। जैसा हमने ऊपर बताया आपको, वह स्थान जहाँ पर जंतु रहते हैं उनका आवास अच्छा ठीक है, वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है, ऊँट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है, बुरांस का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास कहाँ है दोस्तों, आप कमेंट में बताइए। उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय की अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जो दोस्तों आवास क्या है, उसमें विभिन्न प्रकार के दोस्तों आपको जीव जंतु पौधे मिलेंगे, और वही तो मेन जैव विविधता को निर्मित करने में हमारे यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको साइंटिस्ट का परिचय दिया गया है, जिसका दोस्तों जितना बात किया जाए उतना ही कम है। आइए इनका भी परिचय ले लेते हैं थोड़ा सा। सलीम अली दोस्तों, ये नाम बहुत याद रखिएगा अपने मन में, सलीम अली, ठीक है। सलीम अली 1896 से 1987 ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत में यात्रा की। उन्होंने पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने पक्षियों को अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान और रंगनाथिट पक्षी अभ्यारण्य, मंड्या कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये दोस्तों आप अपने नोटबुक पेन लेकर इसे एकदम लिख लीजिए, 200% ये पेपर में आपको आने ही वाला है, ठीक है। बोलेगा बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, या फिर भारत का पक्षी पुरुष किसको बोलते हैं, तो सलीम अली जी को बोलते हैं। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था, 1976 में। सलीम अली जी को पद्म विभूषण कब दिया गया था, 1976 में, ठीक है। आप किन किन भिन्न विधियों के माध्यम से पौधे और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। एक विधि यह है कि जो थल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं, आधार पर उनका समूह बनाया जाए। थल पर रहने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र में थलीय आवास में कुछ उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदी और महासागर के जलीय आवास में कुछ उदाहरण हैं। जैसे दोस्तों थल का क्या उदाहरण हुआ, तो थल पर रहने वाले जिन जंतु को थलीय आवास कहते हैं, जैसे हुआ घास का मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, ये सब क्या हुआ, थलीय। तालाब, झील, नदी, महासागर, ये सब क्या हुआ, जलीय। मेढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रहते हैं, इन्हें उभयचर कहते हैं। ये भी काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उभयचर पर, ठीक है। जो जल में भी रह सकते हैं, थल पे भी रह सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उभयचर बोलेंगे दोस्तों। फिर से एक बार, जो थल पे भी रह सकता है, जो जल में भी रह सकता है, उसे क्या बोलेंगे हम, उभयचर। जैसे मेढक का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया आपको। यदि किसी पौधे या जंतु के आवास क्षतिग्रस्त हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा। यदि बकरी को खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा। क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है। आपने माता पिता, दादा दादी, पड़ोसियों से उन पौधे, पक्षियों, कीटों एवं अन्य जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें बचपन से प्रायः देखे थे लेकिन अभी बहुत कम दिखाई देते हैं। दोस्तों एक बहुत काफ़ी बड़ी समस्या है दोस्तों हमारे जो है इस दुनिया में, क्योंकि जो हमें पक्षियाँ पहले दिखती थी वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगी है दोस्तों। आपने भी नोटिस किया होगा, जो हमारे घर में गौरैया चिड़िया दिखती थी वो अब धीरे धीरे गायब होने लगी है। इसका कारण क्या है, आगे आपको पता चलेगा। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं और पौधे और जंतुओं के आवास की क्षति, वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता को हानि होती है दोस्तों। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। किसी को बोला जाए कि अपना घर छोड़ दो तो बहुत काफ़ी कष्ट होता है दोस्तों। तो हमें उस प्रकार से भी समझना है कि कोई भी जीव जंतु हो उसको हमें संरक्षित करना है। बंगाल में बाघ, चीता और गोंडवाना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों के द्वारा हुई उनकी आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की है। बंगाल टाइगर रिजर्व की घटती संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना। दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊँ। इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर अगर आपको पूछ दे ये कब आया था, तो 1973 में आया था। और दोस्तों ये किस लिए था, तो बाघों के संरक्षण के लिए था, ठीक है। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट, 2022 में क्या आया, चीता पुनर्वास परियोजना प्रारंभ की गई। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के राज्यों में गोंडवाना के आवासों को संरक्षित क्षेत्रों में घोषित किया गया, जिसमें दोस्तों आप जीव जंतुओं को नहीं मार सकते। ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बंगाल टाइगर दिखाया गया, यहाँ पे चीता दिखाया गया, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिखाया गया। तो दोस्तों बहुत ही विलुप्त हो गई है ये चीज़ें, अब आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। इसलिए इनके संरक्षण के लिए दोस्तों आपको ये लाया गया था। अब आइए, परंपरागत रूप से संरक्षित वन और पवित्र उपवन। पवित्र उपवन वह आबादित वन क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधे समेत विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं का घर है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यह किसी को भी जीव जंतु को हानि पहुंचाने, पेड़ पौधों को काटने या क्षेत्रों को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए। दोस्तों आप भी पता लगाइए कि क्या आपके पास कोई छोटा सा ऐसा जंगल है जिसको संरक्षित रखना है।
और दोस्तों उसमें अगर कोई लकड़ी काटता है तो उसको मना करिए, कोई जीव जंतु को मारता है तो मना करिए दोस्तों। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके आसपास कौन से उपवन है, वो भी पवित्र उपवन है, ठीक है। ये आपको पश्चिमी घाट का एक पवित्र उपवन छोटा सा दिखाया गया है। हमने अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सकते हैं और फलते फूलते रहें और अनेक जैव विविधता हमको देखने को मिले। यहाँ पे दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं जो दोस्तों हमने इस वीडियो में पढ़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इनको आप याद रखिएगा। अनुकूलन दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया अनुकूलन क्या है, आप वीडियो में पीछे जाके अगर आपको अनुकूलन की परिभाषा देखनी है तो वीडियो में जाके पीछे देखिए। एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। किसी चीज़ का विश्लेषण करना वो भी मैंने आपको सिखा दिया। उभयचर क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। समांतर शिराविन्यास क्या होता है या फिर पार्श्व शिराविन्यास क्या होता है, तुलना करना क्या होता है किसी चीज़ को, जलीय क्या होता है, जैव विविधता क्या होता है, जलिका रूपी शिराविन्यास क्या होता है, पवित्र उपवन अभी मैंने पढ़ाया, अन्वेषण करना क्या होता है, समूह बनाना क्या होता है, अवलोकन करना क्या होता है, मूसला जड़ क्या होता है, झाड़ियाँ क्या होती है, बीजपत्र क्या होते हैं, द्विबीजपत्री क्या होते हैं, रेशेदार जड़ क्या होते हैं, आवास क्या होते हैं, शाक क्या होते हैं, शिराविन्यास क्या होते हैं, वृक्ष क्या होते हैं, थलीय और जलीय क्या होते हैं, अंकित करना क्या होता है, संबंध ढूंढना क्या होता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 6th क्लास में दोस्तों ये वर्ड 6th क्लास के हिसाब से बहुत ज़्यादा आप आगे जैसे जाइएगा इन सभी वर्ड्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये सब वर्ड अपने मन में रखिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब इस वीडियो का एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। इस पूरे चैप्टर का सारांश हमने क्या क्या सीखा, कैसे सीखा। हम विविध प्रकार के पौधे और जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं। पौधों और जीव जंतुओं की ऐसी विविधता जैव विविधता का एक भाग है, बिल्कुल सही है। पौधों और जंतुओं के समूह उनके बीच समानताएं और भिन्नताओं के आधार पर बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों बनाए जा सकते हैं। पौधों में जड़, तना, फूल, पत्तियां इत्यादि से संबंधित विशेषताओं के आधार पर समानताएं और भिन्नताएं होती है। जी हाँ दोस्तों, हमने पढ़ाया आपको। पौधे और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन कहा जाता है। पौधों के उनकी ऊंचाई, तनी के प्रकार, शाखाओं के पैटर्न के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। पौधों के उनके बीज में बीजपत्रों की संख्या के आधार पर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों के रूप में भी समूह बनाए जा सकते हैं। एक बीजपत्री पौधे सामान्यतः सभी अपनी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास प्रदर्शित करते हैं और उनमें झकड़ा यानी रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधे अपनी पत्तियों में मुख्यतः जालिका रूपी शिराविन्यास प्रदर्शित करते हैं और उनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, आपने कितना इंटरेस्टिंग है कि आप पत्ती देख के बता सकते हैं कि उनमें जड़ किस प्रकार। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। गति के प्रकार के आधार पर उनके समूह बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों हमने बनाया इस वीडियो में समूह, आप ऊपर जाके देख लीजिएगा। विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता की विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। पौधों और जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने में सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषताओं को अनुकूलन कहा जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा एक वर्ड अनुकूलन, आपको यहाँ भी मिल गया। ये सब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको आपको ध्यान में ही रखना है। वह स्थान जहाँ पर पौधे और जंतु रहते हैं उनको आवास कहते हैं, चाहे वो जलीय आवास हो, थलीय आवास हो या फिर उभयचर हो। आवास के आधार पर जंतुओं पौधों को थलीय और जलीय के समूह बनाया जा सकता है, हमने बनाया। आवास की क्षति को जैव विविधता से हानि होती है, क्योंकि वे पौधे और जंतुओं को अपने निवास, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कोई भी आवास की क्षति करती है तो उसमें जाहिर सी बात है जीव जंतु पौधे को नुकसान होता है, क्योंकि उनकी जो है विविधता को हानि होती है, उनके जो घर हैं तो वो तबाह हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता में काफ़ी कमी आती है। हम अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, ताकि पौधे, जीव जंतु बच सकें और फलते फूलते रहें। दोस्तों आपको कहीं भी कोई जीव जंतु मिले उसको मारिए मत, कोई भी पेड़ को बिना अनावश्यक काटिए मत। और यही था हमारे आज के इस वीडियो का पूरा कंप्लीट चैप्टर। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके जाइएगा। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर में आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।